तो राहुल गांधी आज भी पार्लियामेंट में नहीं बोल पाए, मतलब अंदर लोकसभा में बाहर निकल के कुछ बोला है उन्होंने अभी अभी, सुनते हैं। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर है, प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी ने बाहर निकलकर कई बड़ी बातें कही, क्योंकि अभी वो नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा इतिहास में पहली बार है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राष्ट्रपति के भाषण पर नहीं बोलने दिया गया। मोदी जी घबराए हुए हैं, मोदी जी डर गए हैं। उन्होंने कहा मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। वो एक बता के भूल गए थे, फिर लौट के आए तो बाकी 2 बताई। पहली बात ये उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी पर भयंकर प्रेशर है, उनकी इमेज का गुब्बारा हजारों करोड़ रुपए देकर फुलाया गया है, वो फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये ट्रेड डील में किसानों के खून पसीने को बेच दिया गया, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि भारत उनसे एग्रीकल्चर का सामान, कृषि का उत्पाद भी खरीदेगा। और ये भी इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। फिर वो एप्स्टीन फाइल की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं अडानी पर जो केस है वो दरअसल मोदी जी पर केस मानिए, मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर केस मानिए। ये राहुल गांधी
ये सारी पॉलिटिक्स मोदी विरोध की है। राहुल गांधी की सारी कोशिश नरेंद्र मोदी की इमेज को डाउन करने की है, और प्रॉब्लम उनकी ये है कि ये हो नहीं रहा। अब अब इन्होंने किसी बात कही है तो इस पर एक आपको डेटा देना फिर और ज़रूरी है। अच्छी बात है कि ये सारी बातें आज जो हैं वो हो रही हैं, तो खुलकर ही हो जाए। मैं आपको ये नया अभी का बिल्कुल आज ही जो आया है अप्रूवल रेटिंग, वो मैं बता देता हूँ। इसमें ट्रंप की क्योंकि बात की उन्होंने, तो ट्रंप 11वें नंबर पर हैं, 43% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। नंबर 1 पर दुनिया के सारे देशों में आज भी नरेंद्र मोदी है। 70% की उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है एक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो बता रही है। और ये राहुल गांधी चाहते हैं कि इसको डेंट लगे, इसके लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इससे होगा। अभी डील की बात कर लीजिए आप। इन्होंने कहा कि भारत के किसानों की मेहनत को, खून पसीने को बेच दिया। आरोप लगाने से नहीं होता। आपका आरोप है, पहले तो क्या उसमें सच्चाई है, और दूसरी बात क्या उसको देश की जनता स्वीकार कर रही है उस आरोप को, तब आपकी बात बनेगी ना। क्या इस ट्रेड डील को लेकर के भारत के नागरिक जो हैं वो आशंकित हैं, सशंकित हैं, उनके मन में कोई सवाल है, या वो खुश हैं कि हमारा अमेरिका के साथ झगड़ा जो है वो ठीक हो गया, झगड़ा सुलट गया? त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मैं क्यों कह रहा था कि राहुल गांधी को बोल लेने देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, और अगर वो नहीं मानने को तैयार हैं, यानी वो ये करेंगे ही, तो सरकार को उसका कोऑर्डिनेटेड, जिसको कहते हैं ना, वो रिप्लाई देना पड़ेगा। वो नहीं चलेगा, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं चलेगा। अभी हमने नड्डा जी को सुना था कि वो सदन जवाब दे। तो एक तो सरकार को ट्रेड डील पर जो कुछ अभी तक सामने है उसको पूरी तरह से देश को बताना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में आएगा तो वो बात बनती नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये राहुल गांधी की इस बात का भी जवाब आया है, लेकिन जो जितने भी प्रोसीजरल चीजों को छोड़ दें, ऑपरेशनल डिटेल्स को छोड़ दें, तो उस पर भी सरकार को फिर से देश को बता ही देना चाहिए कि जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त क्या हुआ। क्योंकि वाईके जोशी का भी बयान है पब्लिक डोमेन में, नरवणे जी का भी बयान है। अब अगर नरेंद्र मोदी को रहते हुए राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि 24 में जो कोशिश उन्होंने की थी संदेह पैदा करने वाली, वो थोड़ी सी कामयाब हुई। और मैं वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल खोज रहा था, जो पॉडकास्ट उन्होंने किया है, जिसमें वो बता रहे कि दरअसल मोदी किस तरह से बाउंस बैक कर गए। यानी 24 का जो चुनाव था जिसमें वो 240 पर आते हैं, और उसके बाद वो इतने बड़े बड़े रिफॉर्म, इतने बड़े निर्णय, और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर इकोनॉमिस्ट उनको बता रहा है। इकोनॉमिस्ट कोई भारत की मैगजीन नहीं है। इकोनॉमिस्ट हमेशा भारत विरोधी, या जो यहां सत्ता में रहता था उसके विरोधी, वो कार्टून तक बनाते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, वो ये पॉडकास्ट करने लगे। अब ऐसे में लगता है कि शायद वो जो राहुल जिस विदेशी दौरों के बाद लौटकर भारत के प्रभुसत्ता पर, भारत की संप्रभुता पर और भारत के नेता पर जो संदेह पैदा करना चाहते हैं, वो नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब डील नहीं हुई थी, जब टैरिफ पे टैरिफ लगाया गया था, तब भी मोदी ने कहा था किसान इस देश के लोगों के हिस्सों के साथ समझौता नहीं होगा, चाहे व्यक्तिगत निशाना बनाया जाए। और आज देखिए राहुल गांधी व्यक्तिगत निशाना ही बना रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, वो एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, वो समझौतों की बात कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एग्रीकल्चर के मसले पर, डेयरी के मसले पर भारत सरकार ने कोई नेगोशिएशन नहीं किया है, कोई नई शर्तें नहीं जुड़ी हैं। अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों के लिए बंद है। एक्सपोर्ट के आइटम हम पहले भी लेते थे, आगे भी लेते रहेंगे। मैं अभी एक ब्लूमबर्ग का अभी का आर्टिकल देख रहा हूं मैं, ये 3 फरवरी आज ही सुबह पोस्ट हुआ है। ये लिख रहा है, मोदी नेवर एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ट्रम्प जस्ट सेड दैट। मोदी ने कभी नहीं इस बात को स्वीकार किया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ट्रंप ने कह दिया। लेकिन अक्टूबर में भी कहा था, तब भी कहा था कि इंडिया ने बंद कर दिया, हमने तो बंद नहीं किया, हम खरीद रहे हैं। वो बात भी इसके अंदर आगे जुड़ जाती है। जो वो ये कह रहे हैं, ये सब क्या बात है, क्यों है ये बात बताने की, कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, मतलब वो ट्रंप के दबाव में जो ट्रंप कहेंगे वो करेंगे। वो नहीं हो रहा ना, आप नहीं मान रहे हो। रूस से तेल आप अभी भी खरीद रहे हो। ट्रेड अगर सब कुछ मान लेना था तो 4 महीने से क्यों रुकी हुई थी ट्रेड? 4 महीने क्यों इंतजार करती सरकार? डिले होने का कारण ही फिर डिले की वजह क्या थी? मान लेते सब। डिले का कारण ही था कि इसके साथ साथ इस डील में जो कुछ भी तय किया गया है वो देश के सामने आएगा ही, और सरकार जल्द से जल्द बता दे। बहुत अच्छी बात है। आज कहा नड्डा जी ने, आज स्टेटमेंट आएगा, क्लियरली बता दें डील में क्या है। राहुल गांधी को ये कैसे पता है कि सरकार ने किसानों की मेहनत को बेच दिया, जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं? लिखा ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा। नहीं तो अभी क्या है, कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं जो पहले से आ रहे हैं? क्या वो प्रोडक्ट आ रहे हैं? कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं? किस टर्म पर आ रहे हैं? राहुल गांधी पहले डील का जो मसौदा आ जाए, राहुल गांधी उसका अध्ययन कर ले, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उसका अध्ययन करवा ले, फिर राहुल गांधी पत्रकार वार्ता लेकर बताए कि भारत सरकार ने कहां पर किसानों को हित को बेचा है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी
जिस तरीके से कल से उनको लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोकसभा के जो नियम है उसको मानने को तैयार नहीं है और वो अपनी एक बात पर अड़े हुए थे। आज भी वो उसी बात पर गए जब उन्हें अनुमति नहीं मिली, तो बाहर आकर उन्होंने जिस तरीके से व्यक्तिगत हमला किया है, बाहर आकर उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला किया है व्यक्तिगत, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश विपक्ष के नेता से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी उम्मीद नहीं करता कि देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके से व्यक्तिगत हमले करे। मुझे लगता है राहुल गांधी को इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी की है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बहुत ही बेहद निंदनीय, बेहद ही घटिया और बेहद ही निजी टिप्पणी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। दूसरी बात, देखिए, ट्रंप ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दोनों की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप, जो मैंने पहले भी कहा था जब पहला सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रंप यदि ट्वीट करते कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ डील कर रहे हैं या भारत के साथ डील कर रहे हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना उनके लिए जरूरी है। वो बात अपनी कहते, वहां के जनता के लिए वो कहना उनके लिए आवश्यक है, नहीं तो जस्टिफिकेशन क्या होता कि हम कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ना कंप्रोमाइज करते हुए यदि वो काउंटर नहीं कर रहे हैं, एक तो तरीका यह होता कि जो ट्रंप ने कहा है उन सारी चीजों को प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में काउंटर कर देते। मुझे लगता है यह बैड डिप्लोमेसी होती है। हमको अपना तेल खरीदना है, हम तेल खरीदेंगे। हमें अपनी डेयरी सेक्टर को बचाना है, मैरीन सेक्टर को बचाना है, हमको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना है, वो हम करते रहेंगे। सर, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस जिस देश के साथ है, उस देश के साथ आप संबंध खराब थोड़ी करोगे। आप जो बात कह रहे हैं कि हम क्यों बार-बार उसको ट्रंप की बात पर जवाब दें? हाँ, कोई आवश्यक नहीं है। भारत ने, मैंने तो कहा तो कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब बोला तो भारत के तरफ से प्रधानमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया। भारत का एक अधिकारी जवाब देता है। यह ट्रंप के लिए कोई कम बेइज्जती की बात थी क्या कि ट्रंप बार-बार घोषणा कर रहे हैं कि हमने इंटरवीन किया, हमने रुकवाया, और भारत सरकार का एक अधिकारी आकर के कहता है कि प्रधानमंत्री की तो कोई बातचीत नहीं हुई है। तो यह समझना चाहिए कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो नए तरीके की डिप्लोमेसी है। वो जिसे हम कहते हैं कि हम तुरंत एकाएक जवाब दे दें, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि लोकसभा में बहस होगी और इस पर सरकार अपनी बातों को रखेगी। ये एक प्रॉपर पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर, foreignaffairs.com मैगजीन पे आप जाके पढ़िएगा। इसमें टाइटल ये है कि इन केस यू आर वंडरिंग व्हाई मोदी डिडंट पुल अ कार्नी। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने किया, ट्रंप को सीधा जाकर के बोल दिया हम चाइना से ट्रेड डील करेंगे, और वहाँ गए, डावोस में गए, वहाँ जाके साफ साफ कह दिया कि अब जो है अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है, पुराना स्ट्रक्चर खत्म हो गया जो दुनिया का बना हुआ था। सारी ट्रंप के लिए बातें उन्होंने कही। और ट्रंप ने कैसे धमकाया उनको कि कनाडा लिव्स बिकॉज ऑफ अस। तो माइक कार्नी दोबारा बोलने से पहले सोचना जरा। उन्होंने रिश्ते इतने बिगाड़े। अब ये यही कह रहा है कि भारत को ये नहीं करना है, हमें ट्रेड डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग देशों के साथ। आपने न्यूजीलैंड के साथ, ईयू के साथ, ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने कर लिया है, यूएई के साथ आपकी डील हो गई, यूके के साथ आपकी ट्रेड डील होगी, 6-7 देशों के साथ अभी और होने वाली है। आपको ये काम करना है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको अमेरिका से रिश्ते खराब करना है। आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वही है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वही होता है और हमको सबसे ज्यादा फायदा वही होता है, क्योंकि इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो ये समझा रही है कि भाई ठीक है, हमने हमारी रणनीति ठीक थी, ट्रंप को बात बात पर हमें जवाब दे के उसको और नाराज नहीं करना था। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी तो होते हैं। आप देखिए ना कि ट्रंप भी कभी भारत के प्रधानमंत्री के प्रति कभी भी ऐसी सख्त लहजे का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी। आप उनका जब भी स्टेटमेंट आया है तब वो भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ बात की है, कभी भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ग्राहम है जो रिपब्लिक के सीनेटर हैं, जिन्होंने 50% ट्रंप के टैरिफ लगाने पर आगे चढ़ के वकालत किए थे कि भारत पे तो 500% लगना चाहिए। वो कल ट्रंप के ट्वीट के बाद कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा कदम है और ट्रंप को इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल इस बात का है कि भारत इतने वैकल्पिक रास्ते चुन चुका है कि अब अमेरिका को ये लग रहा है कि हमें भारत के साथ जाना जरूरी भी है और मजबूरी भी। आप कहीं और मत जाओ, आप अपने दुश्मन की बात सुन लो, पाकिस्तान के बयान लगा दीजिएगा। आप ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान कैसे देख रहा है इस वक्त भारत दुनिया में, जिस तरीके से भारत ने अपना रुख रखा है अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ या बाकी और देशों के साथ। तो पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि दोस्ती तो हमारे से कर रहे हैं ये, लेकिन
क्रिटिकल मिनरल्स की मीटिंग में भारत को क्यों बुलाते हैं? वेनेजुएला का तेल पहले भारत को क्यों ऑफर हो रहा है? हमको ऑफर अभी तक नहीं हुआ। हमसे तो ईरान से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई, हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन भारत को पहले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों है? सुनिए। कह रहा है कि आप अमेरिका के लिए भारत ही इंपॉर्टेंट है, आपके साथ वो जो कुछ भी बातें अच्छी अच्छी कर ले, लेकिन पार्टनर उसका भारत ही है, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। दूसरा बात आप सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि जो ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है, मार तो हमें पड़ेगी क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वहां पर। पाकिस्तान का कुल एक्सपोर्ट कितना है आप जानते हैं? टोटल सब मिला के, सारी दुनिया को हर चीज मिला के, गुड्स और सर्विसेज दोनों, $32 बिलियन। $32 बिलियन का एक्सपोर्ट है उसका टोटल, और उसमें से 50% टेक्सटाइल है। मतलब 32 बिलियन का जो एक्सपोर्ट करता है उसमें से आधा वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, 18 बिलियन। उस 18 बिलियन का जो आधा है, 9 बिलियन, वो केवल यूरोपियन यूनियन को करता है। और यूरोपियन यूनियन के साथ आपका हो गया एग्रीमेंट। वो कह रहे हैं मार तो हमको पड़ेगी, इनके एग्रीमेंट का नुकसान असल पाकिस्तान को होना है। तो यहां हमारे लोग कह रहे हैं कि साहब कॉम्प्रोमाइज हो गया, सरेंडर हो गया, और वहां आपका दुश्मन मुल्क जो है वो कह रहा है कि धोखा तो हमारे साथ हुआ है, ये तो सारा डील वील हमारे साथ होनी चाहिए थी, ये इंडिया के साथ क्यों हो रही है? त्रिपाठी जी देखिए, एक होती है सच्चाई और एक होता है अपना वाला सच। तो अपना वाला सच यहाँ के नेता लोग बोल रहे हैं, और जो सच्चाई है वो दुनिया बोल रही है। अब पाकिस्तान के लिए भी मतलब बड़ी विचित्र सी स्थिति है ना। उसको लग रहा था कि चलो ठीक है, अमेरिका कुछ दिन थोड़ा ठीक रहेगा, ये तो बड़ी जल्दी गड़बड़ हो गई। अभी मतलब कितने दिन हुए थे थोड़े अच्छे वाले, जो कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड भी नहीं हो पाया ढंग से, अब वो स्थिति आ गई। और भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, भारत जिस तरह की ट्रेड डील कर रहा है, ये न भूतो न भविष्यति है। इस तरह का तो कभी हुआ ही नहीं। और मैं मतलब इसलिए बार बार याद दिलाता हूं, आरसीईपी से लास्ट मिनट ने पीएम ने कहा कि बाहर आ जाइए। क्यों? क्योंकि चाइना को और न्यूजीलैंड को हम दूसरे लोग अपने डेयरी सेक्टर में नहीं घुसने देना चाहते। तब लोगों ने कहा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए, सिर्फ 5 बड़ी ये डील नहीं हुई है, भारत ने दुनिया के हर हिस्से में अपनी जो चीजें हैं उसको भेजने का प्रबंध कर लिया है। 54 न्यू मार्केट्स, ये डिस्कवरी की है जो हमारी पिछले दिनों की जो ट्रेड डील का, ये टैरिफ डील का जो झगड़ा चल रहा है उसके बीच में। और उस सब के बीच में ईयू के बाद अगर अमेरिका की ट्रेड डील हो जाए तो पाकिस्तान तो बेचारा क्या है, वो तो मतलब इसके जिसको कहते हैं ना कि मुंह खुला का खुला रह गया या अवाक हो गया। तो उसके लिए तो ऐसी स्थिति है। अब भारत के लोग नहीं समझ रहे, राजनीति वाले नहीं समझ रहे, बाकी सबको समझ में आ रहा है। एक पाकिस्तान की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो बलोच लोगों ने हमला किया इनके ऊपर, 3 दिन हमला चला। लोग कह रहे हैं 1000 के करीब, 1200 बीएलए के लड़ाके आए थे। 14 शहरों में पाकिस्तान के बालूचिस्तान में हमला किया, जिसके अंदर इनका दावा है कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिस वाले और सिपाही मारे गए। उनका दावा है कि हमने 150-200 इनमें से लड़ाकों को मार दिया। उनकी पाकिस्तान की सेना का यह दावा है। वॉटेवर, वो तो अलग अलग दावे होते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? आप इमेजिन कीजिए ना, 3 दिन तक हमले हो रहे हैं, 14 शहरों में हमले हो रहे हैं, और वहां पर जितनी इन्वेस्टमेंट है चाइना कर रहा है अलग अलग जगहों पर, जहां माइनिंग हो रही है, जहां ग्वादर में एयरपोर्ट बन रहा है, सब जगह हमला कर रहा है। खबर यह, चीन ने वहां से अपने सारे इंजीनियर, सारे टेक्निकल लोग सब वापस बुला लिए हैं, क्योंकि ग्वादर पे जाकर के भी इन लोगों ने हमला किया। ये तो चाहते ही नहीं कि वहां पर किसी और की इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे रिसोर्सेज हैं, बाहर के मुल्क लूट के इसको ले जा रहे हैं, पाकिस्तान पहले ही इसको लूट रहा था, बदले में हमको कुछ मिलता नहीं है। उससे सरप्राइजिंग चीज जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे अभी, वो लड़की की तस्वीर चलाइएगा आप जरा दोबारा। लड़कियों ने बंदूक उठाई हुई है, ये तो हम जानते थे। इसमें भारी तादाद में इन लोगों ने लड़कियां थी बीएलए की, ये लोग सुइसाइड अटैकर्स बन के आई, मतलब ये मरने ही आई थी वहां, बंदूक लेके आई। ये कोई बॉम्ब लेके वहां जाकर उन्होंने ब्लास्ट नहीं किया, ये लोग लड़ी, ये लड़कियां लड़ी, गोली से लड़ी, और उसके बाद वहीं जब खत्म हो गया, जब कुछ नहीं था तो वहां मर गई, उनकी मौत हो गई। लेकिन मैंने वीडियो देखे, इतनी खुशी खुशी है इस मिशन के लिए तैयार हुई जाने के लिए। तो इस पर हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सिक्योरिटी apparatus के, हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं शेषपाल वैद, एसपी वैद, डीजीपी रहे थे ना? हाँ, डीजीपी जम्मू। और हमारे यहाँ भी कश्मीर में इंसर्जेंसी रहती है, तो जिस आदमी को मालूम है इंसर्जेंसी क्या होती है, उन्होंने बताया कि ये जो बलूचिस्तान में हमला हुआ है, इसका एक ही मतलब है अब कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से गया, कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठी है। कई शहरों में, 8-10 शहरों में जो बलूचिस्तान में पड़ते हैं, उन पर हमला किया, इंक्लूडिंग जो वहाँ की जो कैपिटल है क्वेटा। और छोटी छोटी लड़कियां जैसे आसिफा, जैसे हवा बलोच,
उन जैसे बच्चे, यंग लड़कियां हथियार उठा के पाकिस्तान की फौज की जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सर। हाँ सर, क्या अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि बलूचिस्तान के अलग करने को लेकर वहां जो अलग अलग संगठन का मूवमेंट चल रहा था, BLA BLO हाँ, सब मिला के, वो सारे अब एक हो गए हैं, सबका मूवमेंट एक हो गया। उसमें करीब 10 से 11 हजार लड़ाका हैं, उसमें 1000 महिला दस्ता है। तो ये तो फौज होती है सर, 10-11 और वो उनकी जो स्ट्रेटेजी है और उनकी जो रणनीति है वो है आपकी सीधे गुरिल्ला युद्ध की, और पाकिस्तान गुरिल्ला युद्ध में फेल है। तो अभी तक जो घटना हुई ना, जो आप 3 दिन की ये बात तो अनफोर्सीन है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। नहीं सर, जो पाकिस्तान मतलब BLA से निपट नहीं सकता, वो भारत से युद्ध लड़ने की हिम्मत कर रहा है। उसकी हिम्मत देखो, मतलब BLA जिस तरीके से वहाँ 3 दिन से मतलब पाकिस्तान की सेना को मारकाट कर रहा है, वहाँ की फियादीन, महिला फियादीन जिस तरीके से BLA के पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार रही है। 12 जिले लगभग बलूचिस्तान से अलग हो चुके हैं, जहां पाकिस्तान सेना का कंट्रोल पूरी तरह से चला गया है, BLA के कब्जे में आ गया है। वो पाकिस्तान भारत को बात आपकी ठीक है। मैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी पत्रकारों को, लोगों को सुन रहा था ट्विटर पर, तो यूट्यूब पर, तो वो ये पूछ रहे थे अपनी सरकार से कि तुम इन्हें आतंकवादी कहते हो, ये बताओ इनसे लोग डर क्यों नहीं रहे? ये बंदूकें हाथ में लेकर, बम हाथ में लेकर मार्केट में घूम रहे थे पूरा सपोर्ट है उनको, और वो लोग आगे इनको खाने खिला रहे हैं, लोग अपने बच्चों को लेके इनसे मिलवाने के लिए ला रहे हैं। लोकल का पूरा तो ये कैसे टेररिस्ट है जिनसे लोग ही नहीं डरते? नहीं, वो टेररिस्ट नहीं है, उनको लोकल सपोर्ट है। और जितने भी बलूच जो है वो आज उनके साथ खड़े हैं, यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना जो है उनको कुचल भी नहीं पा रही है। दूसरी बात है कि इसमें जो अभी एक रिपोर्ट ये आई है कि बलूचों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी साथ दे रहा है। अच्छा, TTP भी TTP भी इसके साथ आ गया है, और ये सब मिलकर के पाकिस्तानी सेना पर मार कर रहे हैं। अभी तो आपने 14 शहर बताया था, कल एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें 17 शहरों का जिक्र था कि 17 शहरों में एकाएक लगातार वो जो है वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर, और पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्टें छोड़ करके भाग रही हैं। जो उनके पुलिस स्टेशंस हैं वो छोड़ करके वहां से भाग रहे हैं, उनको पुलिस स्टेशंस में आग लगा दिए गए हैं। उनके जो उम्मीद बस हमें ये करनी चाहिए कि बलोचों को इस पाकिस्तान की सेना के जुल्मों से आज़ादी मिले किसी तरीके से, और दुनिया की निगाह भी जाए यहाँ पर कि होता क्या है। क्यों एक 17-18 साल की लड़की बम और बंदूक उठाएगी, क्यों उठाएगी? इनकी ज़्यादातर की हिस्ट्री में लड़कियों के, आप जो इनके बारे में छपा है जाके पूछिए, किसी की बहन को उठा लिया, रेप करके मार के खड्डे में फेंक दिया, किसी के भाई को मार डाला, किसी के बाप को मार डाला। पूरे परिवार इन जुल्मों के साथ के बाद इनको ये बंदूक उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज इतना ही समय सर, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राकेश जी, प्रोफेसर साहब, आपका, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।